सो हेलो एवरीवन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का, ताकि बहुत सारा लोगों का रिक्वेस्ट था और ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है इस बुक का। इससे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एयर एंड ऑक्सीजन, वाटर सोल्युबिलिटी, हाइड्रोजन, 2, 3, 5 चैप्टर को इसमें हम लोग कर चुके हैं और बहुत सारा चीज हम लोग जान चुके हैं। वाटर का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का प्रिपरेशन, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसका ओकरेंस, उसके डिफरेंट रिएक्शंस है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में उसके डिफरेंट रिएक्शंस, मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, और फिर उसके बाद उसका यूज हम लोग देखे थे। काफी सारी चीजों का हम लोग देखे थे, हाइड्रोजन का था, ऑक्सीजन का था, है ना। तो काफी सारे क्वेश्चंस भी बना चुके हैं, उन सबको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर दे दिया जाएगा उसका लिंक, तो वहां जाके देख सकते हो। अब आते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब है कि जिसमें ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन रहता हो, है ना, कार्बन। तो अब तक जितना हम लोग पढ़ते हैं एयर एंड ऑक्सीजन में, वाटर सोल्युबिलिटी में, ये अधिकतर इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग एक तरह से स्टार्ट करेंगे। 3 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ये 3 तरह के केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं जो हम लोग को हायर क्लासेस में पढ़ने होते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो हम लोग को सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या जानना है, व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कार्बन का, कार्बन साइकिल के बारे में जानेंगे। जिस तरह से वाटर साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, उसी तरह से कार्बन साइकिल भी होता है। फिर एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन जानेंगे, 2 तरह के हो, एमोर्फस, नॉन एमोर्फस। तो हमारा जिसमें कि हम लोग क्रिस्टलाइन, अगर हम लोग एलोट्रोपिक फॉर्म की बात करेंगे तो उसमें डायमंड आ जाता है, ग्रेफाइट आ जाता है, बकमिनिफर्स, फ्लोरेंस आ जाता है ना। और नन अगर हम और इसमें देखेंगे तो हमको कोक आ जाएगा, शुगर चारकोल, वुड चारकोल, ये सब हमारे किस में आ जाएगा, एमॉर्फस में आ जाएगा। तो फिर देखेंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेबोरेटरी, इंडस्ट्री, मतलब जैसे भी हो उसका प्रिपरेशन, उसका अगर कोई यूज है उसका रिएक्शन देखेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रिपरेशन देखेंगे और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर इसका रिएक्शंस जो भी हो इसका यूज भी देखेंगे। और उसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक क्या है, थर्ड लास्ट टॉपिक, फायर एक्सटिंगाइजर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर कैसे काम करता है और फोम टाइप एक्सटिंगाइजर कैसे काम करता है, और इन दोनों का क्या क्या लिमिटेशन है उनको देखेंगे केमिकल रिएक्शन के साथ। फिर अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जैसे कि CH2, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका रिएक्शंस देखेंगे। ठीक है, क्या यानी कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, इनका यूज देखेंगे। तो काफी कुछ इन लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। और अंत में टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कि CH4 यानी कि मीथेन है, इसका रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। और इसके बाद ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। तो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ओके, वैसे कार्बन वर्ड आया कहाँ से? कार्बन वर्ड लैटिन भाषा के वर्ड कार्बो से आया है, जिसका जिसका मतलब क्या होता है, कोल, है ना, कोल मतलब कोयला। तो लैटिन वर्ड कार्बो से क्या आया है, कार्बन आया है। कार्बो का मतलब कोल होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल है और ये पीरियडिक टेबल के 14वें ग्रुप का एक एलिमेंट है। ठीक है, 14वें ग्रुप और दूसरे पीरियड है ना का एक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। जनरल तरीके से इसको लिख रहे हैं 2,4, एटॉमिक मास 12U, और ये अर्थ क्रस्ट का 0.025% होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी था CDS एग्जाम में कि जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट का कितना परसेंटेज है, तो 0.025%। ऑक्सीडेशन नंबर इसका -4 से +4 तक होता है और सिंबल कैपिटल C होता है। डिस्कवरी इसका इजिप्शियंस एंड सुमेरियंस ने आज 3750 ईसा पूर्व किया था, यानी आज से तो 5750
साल पहले लगभग। लेकिन इसको एलिमेंट के रूप में 1789 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया, किसने? एंटोनी लेवेजियर ने। ठीक है, और बाकी बहुत सारा इसका यूज है। कार्बन नैनोट्यूब्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, काफी मेडिकल साइंस में इसका यूज होता है, ऑप्टिक्स में, मटेरियल साइंस में। कार्बन डेटिंग का, किसी भी फॉसिल्स का या रॉक्स का अगर कितना उसका एज है इसको पता करने में C14 का, कार्बन के किस आइसोटोप को कार्बन डेटिंग के लिए यूज करते हैं? C14। आइसोटोप का मतलब क्या है तो पता ही होगा कि एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो कार्बन का मेनली 3 होता है, एक 12 वाला जो होता है, एक 13 और एक 14C। तो मेनली तो यही एक अथी की नेचर में पाया जाता है। तो ये कार्बन के बारे में हो गया। सबसे पहले ये अथी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा कब बनाया गया था? सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को कब बनाया गया था? 1773 में बनाया गया था, लेकिन यूरिन से उसको यूरिक एसिड अथी किया गया था, यूरिया को एक्सट्रैक्ट किया था। लेकिन पहली बार इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक को एक्सट्रैक्ट किया गया था, फ्रेडरिक होलर ने किया था। ये अमोनिया का केमिकल फार्मूला है, H2NCONH2। तो इसको उसने कैसे एक्सट्रैक्ट किया था? तो अमोनियम साइनाइड का जो वाटर सोल्यूशन था उसको इवेपोरेट किया तो उसको ये अमोनिया मिला था, NH2CONH2। अमोनियम साइनाइड और कुछ नहीं बल्कि सिल्वर क्लोराइड प्लस अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन से बनता है। तो ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था एक तरह से, 1822 में किया गया था। तो 1828 में फ्रेडरिक होलर ने इसको एक्सट्रैक्ट किया था, तो याद रखना। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस बार? इंट्रोडक्शन देखेंगे, कार्बन साइकिल देखेंगे, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन देख लेंगे, और बस यहाँ तक 3 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद के टॉपिक्स को दूसरे चैप्टर में, दूसरे क्लास में। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में। तो कार्बन इज वन ऑफ द, इसको मैं ऐसी कर लेता हूँ यहाँ पर। कार्बन is one of the most important non-metallic, okay, non-metallic elements. This is because all the biochemicals variably जो भी यही लिखा हुआ है, रेंज है इसका, बहुत सारा यूज है। जो भी हो, मेन चीजों को इसको कार्बन साइकिल के बारे में पढ़ना है। तो कार्बन साइकिल को, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ध्यान से देखना होगा कि कार्बन साइकिल कैसे काम करता है। देखो, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो कुछ कुछ समुद्र में मिला हुआ है, समुद्र में, नदी में, जो भी, क्योंकि CO2 वाटर सोल्यूबल होता है, तो ये सी वाटर में भी मिला होता है। तो सी वाटर में एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। एक्वेटिक प्लांट्स जो कि पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं वे फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यही एक्वेटिक प्लांट्स जब बाद में इनकी जब ये एज हो जाती है, जब ये डीके करने लगते हैं, है ना, तो ये डेड रिमेन्स हो जाते हैं। एक तरीके से ये हो गया। फिर CO2 एक तरीके से प्लांट से CO2 को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। और एक तरीका हमारा क्या हो गया, किधर गया? प्लांट CO2 को फोटोसिंथेसिस में ऑब्जर्व करके O2 को बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि O2 को अंदर लेके CO2 को बाहर करते हैं। तो एक तो ये साइकिल बन गया, यहां पर आप देख सकते हो कि एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए रिजर्वर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट मेक यूज ऑफ दिस गैस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में पता है ना कि CO2 प्लस H2O, ये क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाता था? C6H12O6 प्लस क्या देता था? ऑक्सीजन देता था। तो प्लांट्स ने CO2 को लिया और ऑक्सीजन को रिलीज किया, और हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। तो एक तो ये साइकिल बन गया, ठीक है। तो देयर वे प्रोड्यूसिंग कार्बन, दिस कार्बन बीइंग द सोर्स ऑफ कन्वेयर। और फिर ये जो प्लांट्स हैं, जो CO2 इन्होंने लिया, इससे कार्बोहाइड्रेट भी बनाते हैं अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। फिर हम लोग प्लांट्स को खाते हैं, जैसे हम लोग राइस खाते हैं, तो राइस में तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो राइस कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, ठीक है। तो राइस में कार्बोहाइड्रेट है, तो हमने उसको खाया, तो हमारे अंदर भी वो कार्बन साइकिल चल रहा है।
ड्यूरिंग द प्रोसेस रेस्पिरेशन के बारे में फूड टेकर बाय एसोसिएशन। और फिर हम लोग जब खाते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं या जो एनिमल्स खाते हैं, तो एनिमल्स भी जब डेड होते हैं, जब मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो फिर उनके अंदर जो कार्बन रहता है ना, उनके अंदर जो कार्बन होता है वो इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होते रहता है। Apart from this, a major part of the food taken up by the animals is also assimilated into basic organ system of living being. The decomposition of dead organic matter also results in the release of CO2. तो जो dead body matter होते हैं डिफरेंस एनिमल्स के, तो वहाँ पर हम देखते हैं ना कि सड़ने लगता है कोई भी डेड बॉडी, तो वहाँ पर और कुछ नहीं होता बल्कि CH4 का एमिशन होने लगता है, मीथेन गैस, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो वहाँ पर एमिशन होने लगता है मीथेन का, तो वहाँ से गैसेस रिलीज होने लगते हैं। और एक कार्बन साइकिल, यही गैस बाद में फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, मीथेन रिलीज होगा, CO2 रिलीज होगा, और फिर से ये कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से फिर प्लांट्स लेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ एटमॉस्फेयर है, दूसरी तरफ क्या है, प्लांट्स है। एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में जाता है, प्लांट्स के कार्बोहाइड्रेट को कौन लेते हैं, एनिमल्स लेते हैं। फिर एनिमल्स डेड होते हैं, तो फिर से ये डेड, जब सडन इनका जो डेड बॉडी जो भी हो, तो यहाँ से फिर ये CO2 और CH4 गैसेस इससे रिलीज होते हैं और फिर से एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं। एक तरीका और है कि एटमॉस्फेयर का बहुत सारा CO2 किस में है, ओशियंस में है। तो ओशियंस में भी तो प्लांट्स है ना, तो वे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वही चीज चलते रहता है। तो इसी को कार्बन साइकिल, यानी कि जितना लेंगे उतना ही दोबारा वापस लौट रहा है। Some proportion of CO2 get dissolved in seawater, which is used by the aquatic plants. The degradation of dead aquatic plant and animals over a long period of time under specific condition results in the formation of fossil fuels. और वैसे भी हमको पता है कि जो कोयला वगैरह जो बनता है या पेट्रोलियम, तो हजारों साल से जो भी प्लांट्स दबे हुए हैं ना, अर्थक्वेक आया या जो कुछ भी फ्लड आया, तो जो भी प्लांट्स अंदर दब गए या एनिमल्स बॉडी जो दब गई ना, तो उनके अंदर तो कार्बन है। कैसे, फोटोसिंथेसिस लिया, एनिमल्स के अंदर भी कार्बन है। तो जब ये दब गए अर्थ क्रस्ट में, तो यहाँ हाई टेम्परेचर और प्रेशर के चलते यही जो फॉसिल्स है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में और पेट्रोलियम में। ठीक है, कोल पेट्रोलियम में। और जब यही कोल और पेट्रोलियम हम लोग बाहर निकाल के इसका यूज करते हैं, कोयला को जलाते हैं, पेट्रोलियम का यूज हम लोग गाड़ी में फ्यूल के रूप में करते हैं, तो जब हम लोग पेट्रोलियम का यूज करते हैं, तो देखते हो जब पेट्रोल जब कंबशन करता है, तो फिर से क्या निकलता है, CO2 ही तो निकलता है ना, देख रहे हो, CO2। तो ये गैस फिर से एटमॉस्फेयर में चला गया, देख रहे हो, तो एक साइकिल बन गया है। यही लिखा हुआ है, डेड ऑर्गेनिक फॉसिल फ्यूल। यहाँ से देखो, फॉसिल फ्यूल, ऑर्गेनिक मैटर डेड डिके किया तो ये फॉसिल फ्यूल बन गया, लेकिन फिर से ये बर्न करता है तो फिर से ये CO2 एटमॉस्फेयर में बदल जाता है। तो प्लांट डेड होते हैं, फिर ऑर्गेनिक, तो सब एनिमल्स डेड रिमेन्स, एक्वेटिक प्लांट डेड रिमेन्स। तो तीनों तरफ से प्लांट जब डेड होते हैं, एक्वेटिक प्लांट जब डेड होते हैं, एनिमल डेड होते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर बनता है, जिसको खाद की तरह, मतलब जो भी कहो, और ये डीके करते हैं तो फॉसिल फ्यूल बनते हैं। फॉसिल फ्यूल्स को फिर से तुम क्या करते हो, बर्न करते हो, तो क्या CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और एक साइकिल यहाँ पर अपना चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने CO2 को ऑब्जर्व किया, लेकिन और एनिमल्स ने प्लांट को उसका यूज किया, तो रेस्पिरेशन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट टूटता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में और CO2 ऑब्जर्व होता है। डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरीके से यहाँ पर होता है। तो ये कार्बन साइकिल है, यानी कि एटमॉस्फेयर से जितना कार्बन डाइऑक्साइड आया या जो भी कार्बन आया प्लांट्स में, एनिमल्स में, या एनिमल्स में प्लांट्स के द्वारा, वो दोबारा फिर से कि कहाँ पहुंच जा रहा है, एटमॉस्फेयर में ही। ठीक है, चाहे वो किसी भी रूट से हो, चाहे ऑर्गेनिक मैटर बन जाए तो वहां से डेड डिकम्पोजिशन हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, या फिर यही ऑर्गेनिक मैटर अगर बहुत हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक नीचे जमीन के नीचे रहता है तो फॉसिल फ्यूल बन जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। और इसी को जब आप बर्न करते हो इंजन में या कहीं, तो फिर से CO2 रिलीज होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, तो फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी को कार्बन साइकिल कहते हैं। कार्बन बहुत फ्री एंड कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में जैसे, तो डायमंड में जो कार्बन पाया जाता है वो फ्री स्टेट में, ग्रेफाइट में जो पाया जाता है वो भी फ्री स्टेट में। तो डायमंड जो हीरा आप देखते हो ना, ये और कुछ नहीं बल्कि कार्बन ही है ना, ये कार्बन का ही बना हुआ है। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही है। और फिर हमारा कोल इज एन इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, अनदर फ्लोरेन।
ये भी एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो और फिर कंबाइंड स्टेट में 3 तरह का, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। तो गैसीय स्टेट में तुमको पता ही है कि CO2 CO में एग्जिस्ट करता है कार्बन। लिक्विड स्टेट में क्या हाल है, तो पेट्रोल वगैरह है ना, क्योंकि पेट्रोल हाइड्रोकार्बन ही तो है, तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। और सॉलिड स्टेट में CaCO3 MgCO3 ZnCO3 में पाया जाता है। तो कंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट में कहाँ कहाँ, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कंबाइंड स्टेट में 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड स्टेट, गैसियस। गैसियस में CO2 CO के फॉर्म में है ना, लिक्विड में पेट्रोल, LPG, केरोसिन के फॉर्म में। सॉलिड में आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नेसाइट हो गया, कैलामीन हो गया, ठीक है। फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स में भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो इसका ऑकरेंस हो गया। एलोट्रोपी, तो एलोट्रोपी क्या होता है, एलोट्रोपी इज ए फिनोमेना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स विथ ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि एलोट्रोपी और कुछ नहीं बल्कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर मैं कार्बन के एलोट्रोप की बात करूं तो अगर 2 कार्बन के एलोट्रोप हम मान लेते हैं तो दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा। हम अभी देखते हैं इसको। तो 2 तरह में हम इसको बांट लेते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस। अमोर्फस मतलब होता है कि कोई डिफिनिट शेप नहीं होना, है ना, डिफिनिट शेप साइज नहीं होना। तो क्रिस्टलाइन में हमारा डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन होता है। 3 तरह मेनली पढ़ना है क्रिस्टलाइन में। और नॉन क्रिस्टलाइन अमोर्फस में चारकोल हो गया, कोक हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया, गैस कार्बन हो गया। तो हम देखते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन डायमंड, ग्रेफाइट से ही रहता है, तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल से स्टडी करना होगा। तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो बक में जो फ्लोरीन है वो तो भी हाल में उसको बनाया गया है। यहाँ पर फॉर्मेशन सिंथेसिस ऑफ डायमंड, तो डायमंड आर फॉर्म्ड इन नेचर बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन के क्रिस्टलाइजेशन से डायमंड का फॉर्मेशन होता है नेचर में। यहाँ पर और भी लिखा हुआ है जो भी इसका कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, तो उसमें तो नहीं जाएंगे बाकी। फिर ग्रेफाइट को ना एचेसन प्रोसेस, ठीक है, एचेसन प्रोसेस के माध्यम से आप बना सकते हो, यानी कि आर्टिफिशियली भी ग्रेफाइट को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेना कि ग्रेफाइट में क्या क्या यूज होता है। तो मैन्युफैक्चर ग्रेफाइट इज ए मिक्सचर ऑफ पाउडर कोक, सैंड एंड फेरिक ऑक्साइड अलोंग विथ सॉडस्ट। तो ये थोड़ा सा याद रखना होगा कि जो रॉ मटेरियल जो लेते हैं वो पाउडर कोक, सैंड, फेरिक ऑक्साइड विथ सॉडस्ट होता है ग्रेफाइट के निर्माण में। हम लोग इसे आर्टिफिशियली ही बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी था वहां पर, थी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी था ग्रेफाइट को लेकर कैसे बनता है। तो ये चीज यहाँ चलता है, सैंड प्लस कोक ये मिलके सिलिकॉन कार्बाइड बना लेता है, और सिलिकॉन कार्बाइड को जब हीट करते हैं तो सिलिकॉन प्लस कार्बन निकलता है, यही है क्या, ग्रेफाइट। ये जो सी बचा ना यही ग्रेफाइट है। यहाँ पर पढ़ लेना कि कैसे करंट पास होता है और एनोड कैथोड का यूज होता है और ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। तो सैंड SiO2 प्लस कोक को मिलाते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड, ये क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड प्लस 2CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर से सिलिकॉन कार्बाइड को हीट करते हैं तो सिलिकॉन इवापोरेट हो जाता है और बचता केवल ग्रेफाइट है। सिंथेसिस ऑफ फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का भी वही हाल है। मैं ज्यादा इसके प्रॉपर्टी पे बात करना चाहता हूँ। तो ये जो डायमंड है ना, ये रेगुलर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है डायमंड का, लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है। डायमंड में एक कार्बन के साथ 4 एटम जुड़े होते हैं, एवन, ठीक है, 4 कार्बन एटम जुड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज ग्रेफाइट में नहीं होता है। अभी दिखाता हूं कैसे। ये देखो, ये है, मान लो ये कार्बन नंबर 1 है, तो इससे कौन कौन जुड़ा है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। हर एक कार्बन, कोई भी अगर कार्बन नंबर 3 को अगर आप मान लो कार्बन नंबर किधर गया, कोई भी कार्बन को अगर आप लोगे तो वो हर एक कितने कार्बन से जुड़ा होगा, 4 कार्बन से जुड़ा होगा। देखो इसका इधर भी तो होगा ना एक, ठीक है, हर एक कार्बन। दिस इज ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ ईच एटम ऑफ कार्बन विद 4 अदर कार्बन एटम। तो अगर कोई पूछेगी डायमंड में जो कार्बन, एक कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो 4, देख रहे हो, 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्लेन अकॉर्डिंग। तो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है डायमंड का।
और हर कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4 एंड ईच कार्बन इज बॉन्डेड विद 4 अदर, बार बार 4 लिख रहा है, कार्बन एटम फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रल यूनिट लाइन डिफरेंट प्लेन। और ये चारों जो ये सेम प्लेन में नहीं होते हैं, ये अलग अलग प्लेन में होते हैं, ठीक है। लेकिन वही ग्रेफाइट में थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड कोवेलेंटली विद 3 अदर कार्बन एटम। ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम बाकी 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, लेकिन डायमंड में 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। जैसे देखो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हेक्सागोनल है, देख लो एक ऐसा पॉलीगोन जिसके 6 साइड होते हैं उसको क्या कहते हैं, हेक्सागोन। तो ये एक हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6, ये बार बार हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, न जाने कितने हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को ये क्या कर रहा है, बना रहा है। तो मान लो अगर मैं इसको पकड़ता हूं तो ये कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3। तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है ग्रेफाइट में। और ये लेयरिंग होता है, ये एक ही प्लेन में होते हैं, ग्रेफाइट लेयरिंग होता है। तो ये मान लो लेयर नंबर ये 1 है, तो ये लेयर नंबर क्या है, 2 है ग्रेफाइट के लिए। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, ये स्ट्रांग नहीं है, ये बस एक बहुत ही वीक फोर्स के साथ एक लेयर दूसरे लेयर से जुड़ा होता है। 3 एटम लिविंग बिहाइंड 1 फ्री वैलेंसी, ठीक है। तो सिंस 3 ही एटम से जुड़ा होता है ये कार्बन एटम ग्रेफाइट में, तो एक वैलेंसी क्या है, अभी भी बाकी है, इसलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्ट होता है। अरेंज पैरेलल, ये दोनों लेयर, इस तरह के कई लेयर होते हैं ग्रेफाइट में, और सभी लेयर आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन ऐसा डायमंड में नहीं होता। डायमंड बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। और फिर आते हैं फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन में ये रॉबर्ट अमेरिकन आर्किटेक्ट मैन्युफैक्चर फ्लोरीन के ऑनर के नाम पे दिया गया था, और एक जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर का की तरह होता है। इसमें आप देख सकते हो, इसको C60 भी पढ़ते हैं शायद ना, देखना। वैसे मेन तो यही कार्बन ग्रेफाइट के बारे में जानना होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डायमंड कलरलेस होता है, हार्डेस्ट, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, मतलब नेचुरल कोई सब्सटेंस अब तक हार्डेस्ट है तो डायमंड होता है। लेकिन ग्रेफाइट ऐसा नहीं होता है, ये सॉफ्ट सॉलिड होता है। देखो पेंसिल तो आप भी तोड़े तो हाथ से, तो सॉफ्ट सॉलिड होता है, मेटालिक लस्टर, डार्क ग्रे होता है। फ्लोरीन ब्राउन और ब्लैक पाउडर होता है। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को तो गुड कंडक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक एटम जो है ना कार्बन का, वो 4 कार्बन एटम से जुड़ गया है। तो अब तो कोई फ्री वैलेंसी बच ही नहीं रहा, और इलेक्ट्रिसिटी तो तभी कंडक्ट होगा ना जब फ्री वैलेंसी बचेगा। लेकिन ग्रेफाइट में तो हर एक कार्बन एटम केवल 3 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक वैलेंसी फ्री बच रहा है। आपको पता है ना 4 होता है कार्बन का वैलेंसी, ये 4 कोवैलेंट कंपाउंड आराम से बनाते हैं। तो एक तो बाकी है ना, एक इलेक्ट्रॉन तो इसमें बाकी है ना, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो इसीलिए ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है ही, इलेक्ट्रिसिटी भी है। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.5। ग्रेफाइट ओपेक होता है, यानी ओपेक जानते हो ना कि आर पार नहीं दिख सकता है आपको, लेकिन डायमंड में तो दिखता है ना। फ्लोरीन ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.2 है। इट इज इनसॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स, ये भी इनसॉल्युबल है, लेकिन फ्लोरीन कुछ सॉल्युबल होता है, जैसे बेंजीन, टोलिन, क्लोरोफॉर्म में। डायमंड डेंसेस्ट मटेरियल है, डायमंड डेंसेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है विथ डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देख लो कितना ज्यादा डेंसिटी है डायमंड का। ग्रेफाइट का 2.25, मतलब कहने का मतलब कि डायमंड का ज्यादा डेंसिटी है ग्रेफाइट से, और ग्रेफाइट का ज्यादा डेंसिटी है फ्लोरीन से। मेल्टिंग पॉइंट देख लो कितना ज्यादा, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके चलते इसका काफी सारा यूज भी होता है। ये डायमंड को 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने से ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। वहीं ग्रेफाइट जो है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पे ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट रिलीज होता है। उसी तरह सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पे ये सोडियम ऑक्साइड देता है डायमंड, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और ग्रेफाइट के साथ भी यही है, वो क्या करता है, ये फ्यूज करता है, ऑन हीटिंग फ्यूज है, और इसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करके सोडियम ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। हालांकि रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये रहा यूजेज ऑफ डायमंड्स, इसको पढ़ सकते हो। क्योंकि डायमंड इतना हार्ड सब्सटेंस है और इतना जल्दी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा, तो उसका कई सारा यूज होगा ना, तो आप इसको वहाँ पर देख सकते हो। ग्रेफाइट का यूज देख लो, ये सॉफ्ट होता है तो इसका लुब्रिकेंट में यूज होता है, क्योंकि ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इसका यूज होता है।
क्योंकि ऑर्डिनरी लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है, ये चैड हो जाता है हाई टेम्परेचर पे, वो काम नहीं करते हैं उतना अच्छा से, तो इसीलिए ग्रेफाइट का लुब्रिकेंट की तरह भी इस्तेमाल होता है, पेंट्स में इस्तेमाल होता है और भी कई सारी चीज़ में। हाँ, ग्रेफाइट्स का न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर की तरह यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पता है ना कैसे काम करता है, मॉडरेटर की तरह इसका यूज होता है। ये मेन चीज़ था ग्रेफाइट का, कन्वर्सन ग्रेफाइट। तो यही ग्रेफाइट बाद में डायमंड बदलता है, ऐसा नहीं है कि डायमंड कहीं और सा है। यही ग्रेफाइट को जब और हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है, कितना प्रेशर, 1,00,000 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है जितना उस समय है ग्रेफाइट का, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1,00,000 गुना ज़्यादा प्रेशर दोगे और 3700 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तब यही ग्रेफाइट किसमें बदलता है, डायमंड बदल जाता है। तो अब आते हैं एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो चारकोल, चारकोल इज वन ऑफ मैन मेड एमोर्फस। एमोर्फस मतलब जो डेफिनेट शेप साइज मतलब ना हो, एमोर्फस उसी को। अभी हम लोग क्रिस्टलाइन पढ़ रहे थे, अब हम लोग एमोर्फस में आ गए। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स फ्रॉम विच चारकोल इज ऑब्टेन्ड। इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। चारकोल को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तो मेन 3 तरह के, वुड चारकोल, शुगर चारकोल और एक हमारा और क्या है, बोन चारकोल। यहाँ पर वुड चारकोल का प्रिपरेशन दिया हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हो। फिर बोन चारकोल का प्रिपरेशन दिया हुआ है और शुगर चारकोल। तो शुगर, ये शुगर हो गया, इसको जब किससे ट्रीट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये क्या देता है, कोक देता है, प्रोड्यूस चारकोल। ये एक चारकोल देता है और वाटर देता है, ठीक है। याद रखना ये वाला कि जब भी शुगर को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, शायद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ सब कंसंट्रेटेड है, तो ये क्या देता है, चारकोल प्लस वाटर देता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ चारकोल, तो ब्लैक सॉलिड होता है, ज़्यादा इसका सरफेस से होता है ताकि ये ऑब्जर्व कर सके कलर्ड इम्प्योरिटीज, पॉइजनस सब्सटेंसेस, इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जब एक्सेस में हो ऑक्सीजन और एक्सेस में नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। सल्फर के साथ रिएक्ट करके CH2 कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है और हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH4 बनाता है, यानी मीथेन बनाता है। इसका इस मिशन के बारे में पढ़ना भी है इस चैप्टर में। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं, तो जो कोक है या जो चारकोल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके CO+H2 बनाता है। इसी को क्या कहते हैं, वाटर गैस भी कहते हैं। कितना बार बताया भी गया है ना, ओह सॉरी, वाटर गैस, इसको वाटर गैस भी कहते हैं। और जिंक ऑक्साइड के साथ चारकोल रिएक्शन करके Zn+CO देता है, यानी रिड्यूसिंग की तरह काम। फिर इसी चारकोल को H2SO4 के साथ रिएक्शन करके बॉइलिंग कराते हैं तो CO2+H2+SO2 देता है। तो ये ज़्यादा कुछ खास का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। वुड चारकोल, बोन चारकोल, शुगर चारकोल के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। बोन चारकोल के बारे में एक चीज ये है कि बोन चारकोल इज यूज्ड टू रिमूव कलर फ्रॉम शुगर कैन जूस ड्यू टू ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टीज। तो शुगर कैन जूस में जो इम्प्यूरिटीज होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बोन चारकोल का यूज होता है, ठीक है। ये चीज, और भी कुछ अदर एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, लैम्प, ब्लैक, कोक, गैस कार्बन, कोक के बारे में आप पढ़ सकते हो। ये भी सब कार्बन ही है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका क्या यूज है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट है ये। आगे की क्लास में कंपाउंड्स ऑफ कार्बन देखेंगे। अब थोड़ा सा मजा आएगा सेकंड क्लास में जब हम लोग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन देखेंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन, लेबोरेटरी, इंडस्ट्रियल, उसका रिएक्शंस डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, और उसका यूजेस देखेंगे, और उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर के देखेंगे, और सम अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे, और अंत में CH4 का रिएक्शंस देखेंगे, मीथेन के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो मिलते हैं सेकंड नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।